ऑस्कर क्रूशन का केस तो सबसे अलग है, क्योंकि उसके फिजिकल सर्किट किसी बीमारी के कारण ब्लॉक नहीं हुए, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर ब्लॉक किया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ऑस्कर क्रूशन की किताबों को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि अगर ऑस्कर क्रूशन सच में कोई जीनियस था तो उसे पक्का पता होगा कि उसे कोई भी माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम की बीमारी नहीं है। और उस नीले बाल वाले के अनुसार ऑस्कर क्रूशन एक नंबर का नशेड़ी था। वो हर समय दारू पीता रहता था। पर क्या हो कि अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा हो ताकि कोई उस पर ज्यादा ध्यान न दे और वो अपने आप को जल्दी ठीक कर सके। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने ऑस्कर क्रूशन की 4-5 किताबें निकाली होती हैं जिन्हें वो पढ़ने वाला था, और वो अपने मन में कहता है कि अब मुझे पता चला कि ऑस्कर क्रूशन ने वो इल्लीगल एलिक्सर किसी को बिना बताए क्यों खरीदा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन उसका दुश्मन है। इसीलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने अपने आप को ठीक करने के लिए किसी की भी मदद नहीं ली, बल्कि खुद ही सब कुछ किया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ऑस्कर की किताबों में एक किताब मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक मैजिक, मतलब ये किताब बेसिक मैजिक के ऊपर लिखी गई है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस किताब को खोलकर देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस किताब में ऑस्कर ने मैजिक को बड़े ध्यान से समझाया होता है कि हर मैजिक कहाँ कहाँ पर काम आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर जब उसे ध्यान से पढ़ता है तो वो देखता है कि जो विंडशील्ड वो यूज करता है उसी का ही फॉर्मूला ऑस्कर ने भी बनाया होता है, और उसने ये भी लिखा है कि हर सिचुएशन में उसे किस प्रकार से यूज किया जाए। बस इतना ही नहीं, ऑस्कर ने तो खुद से कई नए बेसिक मैजिक भी बनाए होते हैं। और इतना सब पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑस्कर भले ही मैजिक यूज नहीं कर सकता था, पर उसने अपने दिमाग में कई मैजिक बनाए थे और कई मैजिक को तो एडवांस भी किया था। तो अब मैं समझा कि उसे जीनियस किस बात के लिए कहा जाता था, और कहीं ना कहीं वो मेरे जैसा ही था। और तो और मैं इस किताब के हर पन्ने को देखकर कह सकता हूं कि उसने मैजिक पे कभी भी गिव अप नहीं किया, चाहे उसकी हालत कितनी भी बुरी हो, पर वो मैजिक को सबसे ज्यादा चाहता था। इस किताब में लिखे उसके हर अक्षर उसका मैजिक के प्रति प्यार दिखाते हैं। और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि इस किताब में दिए गए बेसिक मैजिक को तो व्हाइट टावर के सबसे वीकेस्ट मेज भी यूज कर सकते हैं। और ये किताब लिखी है एक ऐसे मेज ने जो कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इस लास्ट लाइन को पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ऑस्कर को पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि वो अकेला जो था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठ जाता है और कहता है, ऑस्कर क्रूशन, मैं ऑस्कर सेज, इस व्हाइट टावर का 17वां मास्टर, ये कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे सारे सर्किट्स को खोल दूंगा, और तो और मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर घूम रहा होता है। और वो यहां पर इसीलिए आया था क्योंकि वो अपनी बॉडी के फिजिकल सर्किट को खोलते खोलते थक गया था। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक आवाज आ जाती है, मास्टर। और जब वो देखता है तो उसे अपनी पुरानी बॉडी दिखाई देती है जहां पर वो अपने स्टूडेंट्स के सामने बैठा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह, ये तो वही कर्ज है जो मुझे अपनी पास्ट लाइफ में मिला था, जिस कारण मुझे हर समय सोते हुए अपने पास्ट के सपने आते थे। पर मैंने तो सोचा था कि मेरे मरने के बाद ये कर्ज भी मर गया था, पर ये तो मेरी आत्मा से जुड़ गया है, जिस कारण मुझे इस बॉडी में भी ये कर्ज मिल गया। और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर अपने स्टूडेंट से पूछता है, तो बच्चों बताओ आज हम क्या सीखेंगे। जिनमें से एक काले बाल वाला बच्चा कहता है कि सर, आपने कहा था कि आज आप हमें मैजिक सिस्टम के बारे में बताएंगे जो कि 4 भागों में डिवाइडेड है, जिन्हें द 4 टाइप्स ऑफ मैजिक भी कहते हैं। और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर कहता है, सही कहा, मैजिक को मेनली 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जिनका नाम है एनहांसमेंट, एक्सेलरेशन, बैलेंस एंड स्पेशल टाइप। फिर हमें उस काले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि नाम लॉयड होता है और उसकी उम्र 9 साल होती है। वो पूछता है, तो क्या हमारा व्हाइट टावर के विंड मैजिक ही यूज करता है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, हम विंड मैजिक यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बेहतर है। फिर वो लाल बाल वाली लड़की जिसका कि नाम शाशा है और उम्र 5 साल है पूछती है कि क्या सभी टावर अलग अलग टाइप का मैजिक यूज करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, सभी टावर अलग अलग मैजिक यूज करते हैं, क्योंकि हर मैजिक के अलग अलग फायदे जो होते हैं। जैसे गोल्डन टावर को स्पीड बढ़िया लगती है, इसके लिए वो एक्सेलरेशन टाइप मैजिक यूज करते हैं, और रेड टावर को फायर अच्छी लगती है, इसके लिए वो एनहांसमेंट टाइप मैजिक यूज करते हैं। और बचे ब्लू और व्हाइट टावर जो कि दोनों ही बैलेंस टाइप मैजिक यूज करते हैं। फिर वो पीले बाल वाला लड़का जिसका कि नाम गिली ऑयट है और उम्र 7 साल है कहता है कि मुझे स्लो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इसके लिए मुझे एक्सेलरेशन टाइप मैजिक सीखना है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर गिली ऐसा नहीं हो सकता है, जिस मैजिक के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है तुम उसे ही यूज कर सकते हो। और शाशा पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा किस मैजिक के साथ जन्म हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर कुछ ड्रॉ करते हुए कहता है कि ये तो बड़ा ही सिंपल है, तो चलो शाशा, पहले तुमसे शुरुआत करते हैं।
अपने इंडेक्स फिंगर को निकालो और उससे मैजिक यूज करने की कोशिश करो। और साशा कहती है कि मास्टर, ये मेरा पहली बार है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और उसका मास्टर कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। और तभी साशा के हाथ से मैजिक निकलने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये ना ही फास्ट है और ना ही लीथल, इसका मतलब तुम एक हार्मनी टाइप मेज हो। और साशा कहती है, तो इसका मतलब मैं आपकी तरह हूं मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, तुम मेरी तरह ही हो, जिसे सुनकर साशा बड़ी खुश हो जाती है। फिर गिली और लॉयड भी अपने उंगली से मैजिक निकालने लगते हैं। और गिली के मैजिक को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गिली, जैसा तुम चाहते थे, तुम एक एक्सेलरेशन टाइप हो। और ये सुनकर तो गिली बड़ा खुश हो जाता है और नाचने लगता है। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है, जिसके मैजिक से फ्लावर बन गया होता है। और उसे देखकर साशा कहती है, ये फ्लावर कितना सुंदर है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम एक स्पेशल टाइप हो लॉयड। पर लॉयड इससे खुश नहीं होता है और कहता है, क्या मास्टर, मैं अपने मैजिक टाइप को चेंज नहीं कर सकता हूं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम अपने मैजिक टाइप को चेंज ही क्यों करना चाहते हो? स्पेशल टाइप मैजिक तो बहुत ही रेयर होता है, जो कि 100 में से 2% लोगों के पास होता है। और लॉयड कहता है, पर मास्टर, मुझे आपके जैसा बनना है, इसीलिए मुझे भी बैलेंस टाइप मैजिक चाहिए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा, तुम्हें मेरे जैसा बनना है लॉयड, पर मैं तो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्राइवेट पढ़ाने की सोच रहा था। पर मुझे लगता है कि तुम्हें तो अपना मैजिक टाइप ही पसंद नहीं आया। और लॉयड कहता है, क्या आप मुझे सच में सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेसन देंगे? और हमारा पास्ट का मेन कैरेक्टर कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम एक स्पेशल टाइप मेज हो, इसीलिए तुम्हारा अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और लॉयड कहता है, तब तो ठीक है, स्पेशल टाइप मैजिक मुझे पसंद आया, पर मास्टर, आपको पहले प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्राइवेट लेसन देंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है, ठीक है। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है और वो कहता है कि इसी कारण मैंने लॉयड का नाम रखा था द प्रॉमिस मैन। चाहे ये बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, पर दिल से ये मेरे लिए बच्चे ही रहेंगे। और हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है। पर तभी उसके कमरे में एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑस्कर क्रूशियन जहां कहीं भी है, वो लैब नंबर 42 में आ जाए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर सो गया था। फिर वो लैब की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैंने अपने 20 फिजिकल सर्किट में से 12 फिजिकल सर्किट को खोल दिया है, तो अब बचे केवल 8 फिजिकल सर्किट। और फिजिकल सर्किट खोलने के कारण मेरा थोड़ा लेवल भी बढ़ गया, जिस कारण मेरा लेवल अभी लेवल 2 हो चुका है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर लैब के अंदर जाता है तो उसे वही पीले बाल वाला मैक्सीडर मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। मैंने फ्रैंक से सुना कि तुम्हारी याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आ रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे अब ठीक लग रहा है और मेरी याददाश्त भी अब धीरे धीरे वापस आ रही है। जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है, तब तो ये बढ़िया बात है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर को देखते हुए कहने लगता है कि पहले मैक्सी मेरा जूनियर हुआ करता था, पर अब देखो ये कितना बड़ा हो चुका है। पहले जब ये व्हाइट टावर में आया था तो ये मुझे सीनियर कहा करता था। फिर जब मैं इस व्हाइट टावर का मास्टर बन गया तो ये मुझे मैजिक टावर का मास्टर कहने लग गया, जो मुझे सुनने में बड़ा क्यूट लगता था। और ये सब सोचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर एल्डर पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? फिर वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे खबर मिली है कि गॉर्डन फैमिली का बॉस हेड मारा गया, क्या तुम्हारा उसमें कोई हाथ है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने बेवजह मारा है, क्योंकि पहले उसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसे सुनकर वो एल्डर शॉक हो जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही पैसे और कॉपी निकालकर एल्डर के सामने रख देता है और कहता है कि ये वो पैसे हैं जो कि मुझे मारने के लिए दिए गए थे, और इस कॉपी के अंदर मुझे मारने के बारे में भी लिखा है। और एल्डर कहता है, तो अच्छा, इसीलिए तुमने उन्हें मार दिया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं तो उनसे बात करने गया था, पर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, जिस कारण मुझे उन्हें ख़त्म करना ही पड़ा। और फिर वो एल्डर उस कॉपी और पैसे को ध्यान से देखता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस कॉपी में उन सभी के नाम लिखे हैं जिनको उसने मारने की सुपारी ली थी। और वो एल्डर कहता है, तो ठीक है, मैं सारी बातें समझ गया हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारा केस यहीं रफा दफा करता हूँ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू एल्डर, पर क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? और वो एल्डर कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मुझे इस टावर के मास्टर से मिलना है। जिसे सुनकर वो एल्डर कहता है कि बस इतनी सी बात, वैसे भी तुम उनसे कई बार मैजिक के सिलसिले में मिल चुके हो,
जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ऑस्कर क्रूशियन साशा से कई बार मिल चुका है। और वो एल्डर कहता है, पर तुम उनसे केवल 6 महीने बाद ही मिल सकते हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि 6 महीने बाद, इतने समय बाद तो हमारा व्हाइट नाइट फेस्टिवल आकर चला जाएगा। और वो एल्डर कहता है कि हाँ, वो 6 महीने से पहले नहीं आ सकती है, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गई है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर बोलने लगता है कि इतने छोटे से काम के लिए हमारे व्हाइट टावर के मास्टर को भेजना। पर तभी उसे याद आ जाता है कि हमारे व्हाइट टावर में एक भी हाई प्रीस्ट नहीं है, जिस कारण व्हाइट टावर के मास्टर के अलावा उस ट्रिप पर और कोई भी नहीं जा सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगता है, उससे जोर से चिल्लाकर बात करने के लिए। और वो एल्डर ये भी बताता है कि साशा ही हमारे मेज टावर में लेवल 7 की मेज है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जब मैं साशा की उम्र का था तब मेरा लेवल 9 था, और साशा के टैलेंट के अनुसार वो केवल लेवल 8 तक ही पहुंच सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लैब से जाने लगता है, पर तभी वहां पर एक आदमी आता है, जिसे देखकर एल्डर कहता है, वाइस मास्टर, आप यहां पर। और फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इस व्हाइट टावर का वाइस मास्टर है, और उसका नाम है हैमिल। वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें ये कहने आया था कि इस बच्चे को ज्यादा डांटना मत, पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। जिसे सुनकर वो मैक्सिडर कहता है कि बच्चों को डांटना थोड़ा जरूरी होता है, ताकि आगे जाकर वो कोई परेशानी में न फंस जाएं। और वाइस मास्टर हैमिल कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया, पर मैं ही उस बच्चे को व्हाइट टावर में लेके आया था, जिस कारण मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। फिर मैक्सिडर वाइस मास्टर को अपने और ऑस्कर के बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसमें जब मैं ऑस्कर के ऊपर हमला करने गया तो ऑस्कर ने अपने चारों ओर एक विंडशील्ड बना ली, जो कि एक बेसिक मैजिक है। पर वो एक बेसिक मैजिक नहीं था, वो एक बेसिक मैजिक से ज्यादा पावरफुल था। और तब मुझे पता चला कि ऑस्कर कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहा है। जिसे सुनकर वाइस मास्टर को बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो एल्डर से कहते हैं कि चलो चलो, आज हमारी मीटिंग है। तो एल्डर फिडेलना हमारे मीटिंग रूम में वेट कर रही होगी। और मैक्सिमम एल्डर भी अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है कि हाँ, जल्दी चलो। और तभी हमारा सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है और हमें टावर के 10th फ्लोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही गार्डन होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पहले भी आ चुका है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है, यंग सर ऑस्कर, आप यहाँ पर। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कौन हो। और वो आदमी बताता है कि मेरा नाम विल्टर है और मैं इस टावर में होने वाली सभी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखता हूँ। तो मैंने जो आपके बारे में बातें सुनी थी कि आपकी याददाश्त चली गई है, वो सच है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लगता है कि ये कौन है जो कि मेरी याददाश्त जाने की बातें फैला रहा है, एक बार हाथ में आ जाए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम मुझे यंग सर ऑस्कर क्यों बुलाते हो। और वो आदमी बताता है कि आपका नाम हमारे पहले के मास्टर्स से मिलता है और मैं उन्हें ग्रेट सर ऑस्कर बुलाया करता था। जिसे सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि हम ऐसे कभी कभी और बातें कर सकते हैं। और वो आदमी कहता है कि हाँ, मुझे भी अच्छा लगता कि हम इस तरह और बातें करते, पर मैं इस टावर को जल्दी छोड़कर जाने वाला हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम इस टावर को छोड़कर क्यों जाने वाले हो। और वो आदमी बताता है कि मुझे इस टावर में काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर भी तुम इस टावर को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। और वो आदमी बताता है कि मैंने इस टावर के 3 मास्टर्स के लिए काम किया है और इतने समय तक मेरा कोई भी साथी इस टावर में नहीं टिका, जिस कारण आज मैं अकेला हूँ। और आज तक मैं इस टावर में काम कर रहा हूँ, उसका केवल एक ही कारण है, वो लाइन जो कि मास्टर ऑस्कर सेज ने हमसे कही थी। और फिर हमें हमारे पास्ट के मेन कैरेक्टर की वो लाइन सुनाई जाती है, हमारे टावर के लिए इस टावर में रहने वाले लोग बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए उनका सम्मान इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें लगे कि वो हमारे टावर के ही मेंबर हैं। और वो आदमी आगे कहता है कि सच में वो बात सुनने में बहुत मज़ेदार थी, क्योंकि उसी समय से मैं टावर के लिए टावर के एक मेंबर की तरह काम करने लग गया। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे वो बात मज़े के लिए नहीं कही गई थी, वो बात सच थी। और वो आदमी आगे कहता है कि इसी कारण ही तो मैं टावर को छोड़ रहा हूँ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर क्यों, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे ढंग से समझाओ। और वो आदमी कहता है कि यंग सर ऑस्कर, आपको तो पता ही है कि हमारी टावर की हालत बहुत ख़राब है, जिस कारण हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि हम हमारी टावर की फैसिलिटीज़ को ठीक करा सकें। और अगले महीने में तो मेरे इस टावर में काम करने के 40 साल भी पूरे हो जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं समझ गया, तुम अपने इतने साल काम करने के इनाम के बारे में बात कर रहे हो। और फिर हमें बताया जाता है कि इस टावर में मेज़ को छोड़कर जो भी 20 से 40 साल तक काम करता है, उसे उसके इतने साल काम करने के लिए एक
मेडल और पैसे दिए जाते हैं, और जो इस टावर में 40 साल तक काम करते हैं उन्हें 2 लाख बेल्स दिए जाते हैं, जिससे वो किसी भी बड़े शहर में आराम से अपना एक घर खरीद सकते हैं। और वो आदमी कहता है कि टावर की जो अभी ये हालत है उस हिसाब से वो मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे जमा करने के लिए टावर के सभी लोगों को एक खतरनाक मिशन करना होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये टावर मेरा दूसरा घर है। और इतना सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे टावर की हालत इतनी ख़राब है। मैंने तो सोचा कि ब्लू टावर गलत काम करके पैसे कमा रहा है। मैं कौन होता हूँ उन्हें जज करने वाला, क्योंकि वो पैसे कमा रहे हैं। इस कारण वो इस टाइम के सबसे बेस्ट टावर में से एक है, और वहीं मैं, जिसके पास इस दुनिया के सबसे बड़े 2 टाइटल हैं, जो कि वॉर हीरो और इंसानियत को बचाने वाला। पर क्या फ़ायदा इन टाइटल्स का, क्योंकि हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम हमारे लोगों को उनके काम के बदले दे सकें और हमारे टावर की हालत को भी ठीक कर सकें। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मुट्ठी को ज़ोर से दबा देता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी ज़ोर से चिल्लाता है, यंग सर ऑस्कर, आपको इतनी ज़ोर से भी अपनी मुट्ठी बंद नहीं करनी चाहिए कि आपके हाथ में चोट लग जाए। और ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर अपनी रुमाल निकालने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि वैसे तुम जाने कब वाले हो, और वो आदमी बताता है कि मैं 2 हफ्ते बाद जाने वाला हूँ। और वो आदमी अपनी रुमाल हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में बांध देता है और उसे दवाई लगाकर आराम करने को कहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको, जिस कारण हम और भी बातें कर सकें। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, पर मैं, और वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।